हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम योर लेट्स जेएनबी। मैं शिवम मौर्य आप लोगों के साथ आज नवोदय का पहले नवोदय के पहले पार्ट का लेक्चर 2 यानी कि दूसरी क्लास के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। पहली क्लास में हम लोगों ने अंक, संख्या और प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में जानकारी ले ली है और आज की क्लास में हम लोग सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या ये सभी संख्याएं क्या होती है इनके बारे में जानेंगे। तो आज की सबसे पहली टॉपिक है सम संख्या। तो सम संख्या देखिए सम संख्या क्या होता है। पहले सम पहले से सुन लीजिए। सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए। विभाजित हो जाने का मतलब कि पूरी तरह से कट जाए, या तो मतलब कि दो के पहाड़े में आए। वे संख्याएं जो दो के पहाड़े में आए वे सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, वे संख्याएं जो दो के पहाड़े में आती है वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। अभी जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। सम संख्या इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर इसकी परिभाषा हो जाएगी वे संख्याएं जो दो का मतलब यानी 2 से पूरी तरह विभाजित का मतलब होता है कि उससे कट जाए। यहाँ पर लिख देते हैं पुस्तक में, कट जाए। विभाजित का मतलब कट जाए तो उसे सम संख्या कहते हैं। तो उसे सम संख्या कहते हैं। तो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे में हो जाएगा, दो खुद दो से कट जाता है, 2 से 4 कट जाता है, 2 से 10 भी कट जाएगा, ठीक, 2 से 16 भी कट जाएगा, ठीक। अब 2 से 22 भी कट जाएगा। कितनी बार में? 11 बार में। 11 दूना 22 या 2 का पहाड़ा 11 बार करेंगे, 2 ग्रहण 11 और 2 ग्रहण 22 तो कट जाएगा 2 से। ठीक है, तो 2 से 22 भी कट जाएगा। इसी तरह से 148, 154, 150 ये सभी संख्याएं कैसी संख्या हो गई? सम संख्या। ये सभी संख्याएं कैसी संख्या होंगी? सम संख्या। सम संख्या की एक और परिभाषा है जिसको हम लोग देख लेते हैं। वे संख्याएं जिनके इकाई अंक पे, वे संख्याएं जिनके इकाई अंक पे 2, 4, 6, 8 या 0, 2, 4, 6, 8 या 0 आए वे संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। जैसे देखिए, अब इसका 148 का इकाई अंक क्या है? ये इकाई होगा ना, इकाई, दहाई, ये वाला एक सैकड़ा हो गया। तो हमको इकाई अंक से मतलब है, इकाई अंक में कितना है? 8 है। अभी हमने बोला वे संख्याएं जिनके इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 रहता है वे संख्याएं सम संख्या होती है। तो इनके इकाई अंक पे 8 है, 8 है, इसका मतलब ये संख्याएं सम संख्या होती है। अब आप अथवा करके एक और परिभाषा लिख सकते हैं इसका। अथवा करके एक और परिभाषा लिख सकते हैं कि वे संख्याएं
जिनके इकाई अंक जिनका जिनका इकाई जिनके इकाई जिनका इकाई अंक जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वे संख्याएं होती है सम संख्याएं कहलाती। इतना ही लिख तो बड़ा क्या करना। सम संख्याएं कहलाती है। ये सम संख्या की दूसरी परिभाषा हो गई कि वे संख्याएं जिनके इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 0, 2, 4, 6, 8 होती है, वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए, उसके इकाई अंक पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है इसका, ये जो है एग्जाम्पल है। अब देखिए 154 के लास्ट मतलब कि इकाई अंक पे क्या है 4 है, इकाई अंक पे क्या है 4 है। जब यहाँ पर ये 4 है तो इसमें से देखिए 0, 2, 4 4 तो है, हाँ भैया 4, तो मतलब ये सम संख्या की कैटेगरी में आ गया। तो ये कैसे 154 कैसी संख्या हो गई सम संख्या। यहाँ पर इकाई अंक पर 0 है तो ये कैसी संख्या हो गई सम संख्या। यहाँ पर इकाई अंक पर 2 है तो ये कैसी संख्या हो गई सम संख्या। यहाँ के इकाई अंक पे 6 है यानी 6 है तो ये कैसी संख्या हो गई सम संख्या यानी इवन नंबर। बस यही है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब थोड़ा बोर्ड पे जगह नहीं है, इसको मिटा रहे हैं। अब आइए विषम संख्या। अब पढ़ेंगे हम लोग विषम संख्या। अब पढ़ेंगे विषम संख्या, इसको इंग्लिश में ऑड नंबर। इंग्लिश में ऑड नंबर, विषम संख्या इंग्लिश में ऑड नंबर। तो विषम संख्या देख लीजिए किसको कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती। सम संख्या में था कि 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, लेकिन विषम संख्या में जस्ट उसका अपोजिट हो गया, उल्टा हो गया है। अब यहाँ पर क्या है कि वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होंगी, वे संख्याएं कैसी संख्याएं कहलाएंगी विषम संख्याएं। तो अब इसका एक और हो जाता है परिभाषा कि वे संख्याएं जिनके इकाई अंक पर 1, 3, 5, 7, 9, वे संख्याएं जिनके इकाई अंक पर 1, 3, 5, 7, 9 आए तो वे संख्याएं विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर कहलाती है। परिभाषा लिख लेते हैं अब इसके हम लोग विषम संख्या की। वे संख्याएं जिनके इकाई अंक पर जिनका इकाई अंक लिखते हैं ना, इकाई अंक 1, 3, 5,
7 9 होता है वे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं कहलाती है। विषम संख्याएं कहलाती है। अब इसका एक और डिफिनेशन है, एक और परिभाषा है, अथवा करके लिख लेते हैं। अथवा करके दूसरी परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा को याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, बस उसको समझना है कि हाँ, विषम संख्या में 1 3 5 7 9 इकाई अंक पे यानी कि लास्ट में रहेगा, और सम संख्या में 0 2 4 6 8 इकाई अंक में यानी कि लास्ट में रहेगा। तो बस यही चीज समझना, इतना ही समझना, इतना समझ लेंगे सम संख्या विषम संख्या आ जाएगी। अब अथवा में करके लिखते हैं, वे संख्याएं जो दो यानी बोले तो 2 से पूरी तरह विभाजित यानी कटती नहीं है। विभाजित यानी कटती नहीं है, वह विषम संख्या कहलाती है। वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। अब जैसे में यहाँ लिख सकते हैं विषम संख्या। पहले देखिए 1 3 5 7 9 इतना तो होता ही है, ये विषम संख्या होता ही है। ठीक, अब देखिए लास्ट में ये आएगा ही आएगा, 1 3 5 7 9 यहाँ पर लिखा गया है ना, 1 3 5 7 9 इकाई अंक पे आएगा, तो वे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 1 3 5 7 9 कोई ऐसी संख्या लिखिए जिसके अंत में या इकाई अंत में का मतलब वही इकाई अंक पर 1 3 5 7 9 हो। ठीक है, तो अब पहले लिखते हैं, पहली संख्या कोई लिखते हैं। मान लीजिए हमने लिख दिया 13। अब 13 के इकाई अंक पे क्या है? 3 है। 13 के इकाई अंक पे क्या है? 3 है। 3 है तो कैसी संख्या हो गई? विषम संख्या। इसी तरह से लिख देंगे 19, ये भी विषम संख्या। 21, ये भी इसके इकाई अंक पर 1 है, तो 1 यहाँ पर दिख रहा है ना, इकाई अंक पर 1 होगा तो विषम संख्या, तो इकाई अंक पर 1 है तो ये 21 कैसी संख्या हो गई? विषम संख्या हो जाएगी। उसी तरह से लिखते चले 53, 57, 27, 33, मान लीजिए यहाँ पर लिख दिए 49। ये कैसी संख्या हो गई? विषम संख्या हो गई। तो ये काफी लग रहा होगा कि आप लोगों को समझ में आया होगा इतना। अभी इसको भी इरेज कर दिया जाए या आप लोग इसके साथ ले लीजिए इसका। ठीक, अब बात हो गई सम संख्या और विषम संख्या पर बात हो गई। अब इसके बाद हम आएंगे भैया अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और भाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य और भाज्य संख्या पर आएंगे। ठीक है, जिनको सम संख्या और विषम संख्या में थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है कि अभी हमें पूरा नहीं समझ में आया है, वे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, फिर यहाँ से पूरा रिप्लाई दिया जाएगा कि इसको इस तरह से किया जाए तो बेटर है। चलिए अब बढ़ते हैं
अभाज्य संख्या की ओर। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य अभाज्य संख्या, इसको एक नाम और दिया जाता है या रूढ़ संख्या, या तो इसको एक नाम और दिया जाता है रूढ़ संख्या। काफी बार पूछा भी है आप लोगों के नवोदय एग्जाम में रूढ़ संख्या करके, अभाज्य संख्या करके नहीं पूछा है कभी। कभी मतलब अभाज्य संख्या अधिकतर पूछता है, लेकिन रूढ़ संख्या भी करके एक आध दो बार पूछ दिया है, तो जानकारी रखनी चाहिए। रूढ़ संख्या इंग्लिश में प्राइम नंबर। अब जो इंग्लिश में पढ़ेगा उसको बस प्राइम नंबर ही पढ़ना होगा, जो हिंदी में पढ़ रहा है उसको भाज्य संख्या अभाज्य संख्या भी पढ़ना होगा और रूढ़ संख्या भी जानना होगा कि दोनों बात एक ही है। जैसे कि आपका घर का नाम हो सकता है गोलू और स्कूल का नाम हो सकता है गोपाल, इसी तरह से यही घर और स्कूल का नाम है। ठीक है, अब देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अब अभाज्य संख्या उसे कहते हैं कि जिसका केवल दो ही गुणनखंड, वे संख्या है जिनके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, वे संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। इसमें एक गुणनखंड एक होता है और दूसरा गुणनखंड वह संख्या स्वयं खुद का गुणनखंड होती है। ठीक है, अभी इसको बताया जा रहा है गुणनखंड भी क्या होता है ये भी बताया जाएगा। वे संख्याएं जिनके, यहाँ पर केवल को ध्यान दीजिएगा, केवल दो गुणनखंड होते हैं, मतलब कि दो से ना ही कम होंगे ना ही ज्यादा होंगे। ठीक है, केवल दो गुणनखंड होते हैं, वे संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती, वे संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती है। इनके गुणनखंड पहला, इसका पहला गुणनखंड क्या होगा? एक होगा, और इसमें इसी संख्या में दूसरा गुणनखंड स्वयं वह संख्या होगी। जैसे कि पहला गुणनखंड यहाँ पर क्या है? एक है, दूसरा गुणनखंड स्वयं वह संख्या, स्वयं वही संख्या होगी, स्वयं वही संख्या होगी। अब जैसे हम बता रहे हैं अभी, जैसे हम 5 लिखे, 5, ठीक, 5 का कितना गुणनखंड होगा? पहले 5 गुणनखंड का मतलब 5 किसके किसके पहाड़े में आ रहा है, किसके किसके पहाड़े में आ रहा है, तो हम पहले 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 1 से जब स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे कि हाँ ये 5 जो है 1 के पहाड़े में आ रहा है, 1 5 5, तो कहेंगे 1 के पहाड़े में आ रहा है, तो 1 के पहाड़े में आ रहा है, तो इसका एक गुणनखंड 1 हो जाएगा, इसका एक गुणनखंड 1 हो जाएगा। और फिर दूसरा नंबर पे यहाँ पर कॉमा लगाते हैं, फिर यहाँ पर कॉमा लगाते हैं, फिर दूसरे नंबर पे देखेंगे कि हाँ ये 5 और किसी के भी पहाड़े में आ रहा है, तो देखते हैं 2 के पहाड़े में क्या आ रहा है? नहीं आ रहा है। 2 के 2, 2 दूना 4, 2 3 6, नहीं आ रहा है। 3 के पहाड़े में आ रहा है, 3 के 3, 3 दूना 6, 2 ही बार में ज्यादा हो गया 5 से। 3 के पहाड़े में भी नहीं आ रहा है, 4 के पहाड़े में भी नहीं आएगा, तब किसके पहाड़े में आएगा? 5 के पहाड़े में आएगा। 5 एकम 5, तो 5 एकम 5, तो 5 के पहाड़े में। दूसरा नंबर किसके पहाड़े में आएगा? 5 के पहाड़े में आएगा, तो 5 के पहाड़े में आ गया। ठीक, तो अब यही हमने देखा ना, एक तो ये फिक्स हो गया कि 1 है, इसका एक पहला गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा।
और दूसरा गुणनखंड क्या होगा, स्वयं वही संख्या होगी। स्वयं वही संख्या से मतलब जैसे यहाँ पर 5 था तो इसका दूसरा गुणनखंड 5 आया, इसका दूसरा गुणनखंड क्या आया है, 5 आया है। ठीक है, तो स्वयं वही संख्या आई ना, यहाँ पर 5 था तो यहाँ पर स्वयं मतलब कि खुद वही संख्या आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर हमने 5 का देख लिया। अब इसी तरह से हम लोग देखेंगे किसका, जैसे कि कोई अब 11 ले लेते हैं, कोई अभाज्य संख्या 11 ले लेते हैं। तो अब 11 का देखिए, एक के पहाड़ा में 11 आएगा। ठीक, एक की ग्रही में 11, एक का पहाड़ा अगर आप 11 बार पढ़ते हो, आप तो 10 ही बार पहाड़ा पढ़ते हो, लेकिन एक का पहाड़ा तो अनंत बार पढ़ा जा सकता है ना। तो एक का पहाड़ा अगर आप 11 बार पढ़ते हो तो ये 11 आ जाएगा, और 11 का पहाड़ा अगर आप एक बार पढ़ते हो तब 11 आएगा। और बीच में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसके पहाड़े में 11 आएगा। 2 के पहाड़े में भी नहीं आएगा, 3 के भी, 4 के भी, 5, 6, 7, 8, इसी तरह से चलते चलते किसी के भी पहाड़े में नहीं आएगा, केवल 11 के पहाड़े में 11 आएगा और एक के पहाड़ा में 11 आएगा। तो इसी तरह से देखिए, एक तो फिक्स है, पहला गुणनखंड एक सबका होगा। ठीक है, सबका होगा। और यहाँ पर दूसरा गुणनखंड स्वयं वही संख्या होगी, जो 11 है तो 11 हो गया। ठीक है, अब शुरुआत के कुछ हम अभाज्य संख्याएं लिखा देते हैं। जैसे कि शुरुआत के शुरू के 10 अभाज्य संख्याएं लिखवा दे हम आपको। प्रथम, ये इस तरह से क्वेश्चन में पूछता है, प्रथम 10, ये समझ लीजिए क्वेश्चन है, अभाज्य संख्या प्रथम 10 अभाज्य संख्या, प्रथम 10 अभाज्य संख्या जैसे कि हमने लिख दिया। तो अब इसका आंसर लिखेंगे हम लोग, प्रथम 10 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी। देखिए, एक होता है कि एक होता है जो भाज्य भी नहीं होता, अभाज्य भी नहीं होता, इसको बताया जाएगा अभी। एक को नहीं जोड़ेंगे। अब देखिए, 2 है, जैसे 2 होता है, प्रथम में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही होती है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 37 के बाद आ जाएगा आपका 41, 43। ठीक, इसी तरह से कितने हो गए गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 तक तो यहीं तक हो गया अपना, 29 तक ही 10 तक हो गया। ठीक है, बाकी आगे तक लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 11, 12, 13, 14, मान लीजिए हम प्रथम 14 अभाज्य संख्याएं लिख दिए, बस और क्या। ठीक है, इसी तरह से वो वही संख्या रहेंगी जिनका गुणनखंड 1 होगा, या तो वह स्वयं होगी, स्वयं खुद को काटे, और कोई अन्य संख्या है उसको नहीं काट सकती। ठीक है, तो अब इसमें कुछ नोट डाउन करने वाली भी बात है, जो कि भाज्य संख्या पढ़ाने के बाद नोट लिखाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं भाज्य संख्या की तरफ। ठीक है, अब हम लोग भाज्य संख्या को पढ़ेंगे। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या को एक और नाम दिया जाता है यौगिक, यौगिक संख्या। क्या, यौगिक संख्या। भाज्य संख्या को एक और नाम दिया जाता है यौगिक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कंपोजिट नंबर। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है, या यौगिक संख्या, जिसको इंग्लिश में हम कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोला जाता है। ठीक है, तो अब इसकी परिभाषा क्या होती है, बस अभाज्य संख्या से जस्ट
अपोजिट, उसमें केवल दो गुणनखंड होते हैं। अब इसमें वे संख्या है जिनके दो से अधिक मतलब कि दो नहीं होने चाहिए, दो से अधिक होने चाहिए, 3 4 5 6 7 और आगे तक होने चाहिए, गुणनखंड होने चाहिए। ठीक है, वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे हम परिभाषा लिखते हैं इसकी, वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं वह संख्या भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। ठीक, इंग्लिश में भी लिख देते हैं यहाँ पर, कंपोजिट नंबर कहलाती है। कंपोजिट नंबर कहलाती है। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे जैसे अब जैसे में कौन सी संख्या हो जाएगी, अब देखिए जैसे को ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, जैसे में हो जाएगा आपका, हम लिखते हैं यहाँ पर 4, क्या लिखते हैं 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, तो 4 लिखते हैं। अब 4 को अभी यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं 4 कैसे भाज्य है। ठीक है, 3 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। अब वहां पर हमने अभाज्य संख्या जब पढ़ा था तो उसमें केवल और केवल 2 गुणनखंड था, जैसे कि 5 का पढ़ा था तो उसमें 5 को 1 विभाजित कर रहा था और स्वयं खुद 5 को विभाजित कर रहा था, और उसके बीच में कोई संख्या उसको नहीं काट रही थी, यानी नहीं विभाजित कर पा रही थी। अब लेकिन 4 के कंडीशन में क्या होता है, इसको चलिए देखते हैं। 4, पहली बात तो कोई भी संख्या 1 से विभाजित होगी, कोई भी संख्या 1 से तो विभाजित होगी ही होगी, ये तो बताया गया। ठीक, अब 4 किसके पारे में आता है, 2 के पारे में आता है, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो 2 के पारे में भी आता है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। ठीक, अब 3 के पारे में 4 क्या आता है, अब कहोगे नहीं आता है, इतना तो आपको आता है कि बता दोगे, 3 के पारे में 4 नहीं आता। फिर अब 4 के पारे में क्या 4 आता है, तो कहोगे हाँ 4 1 कम 4, एक कई बार में आता है, एक कई बार में आवाला। ठीक है, 4 1 कम 4 4। तो अब देखिए यहाँ पर इसके कितने गुणनखंड हो गए, 1 2 3, कितने गुणनखंड हो गए, 3 गुणनखंड हो गए। इसके कितने गुणनखंड हो गए, 3 गुणनखंड हो गए। 4 के कितने गुणनखंड, 3 गुणनखंड हमको प्राप्त हो गए, 3 गुणनखंड। तो 3 गुणनखंड है तो 2 से अधिक है ना, 2 से अधिक है ना, तो 2 से जब अधिक गुणनखंड रहेंगे, हमको 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे, तो वो कैसी संख्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। या तो इसको एक और नाम दिया गया है, घर का नाम ही समझ लो, ये यौगिक संख्या है इसका। ठीक है, इंग्लिश वाले के लिए एक ही नाम रहेगा, कंपोजिट नंबर। ठीक, क्लियर है। अब जैसे एक आध और देख लेते हैं हम लोग, 4 देख लिए, मान लीजिए अब हम 12 देख लेते हैं, 12। अब तो 12 का भी यहाँ पर लिख कर देख लेते हैं। अब देखिए एक तो कंपल्सरी है, एक सबको काटेगा, चाहे जो जितना भी बड़ा हो सबको एक काटेगा, एक कस हर जगह चली। ठीक है, चाहे जो एक सामने आ जाए, एक तो हर जगह ही रही। ठीक, एक। अब देखो 12 2 के पारे में क्या 12 आता है, तो 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 तो आता है 2 के पारे में, तो 2 लिख देंगे। ठीक, पूरा पूरा कर जा रहा है। फिर 3 के पारे में आता है तो आपको हाँ 3 चौका 12, 3 चौका 12, तो 3 के भी पारे में आता है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। ठीक, क्या 4 के पारे में आता है, 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो 4 लिख देंगे। इसी तरह से क्या 5 के पारे में आता है,
नहीं, आप कहोगे 5 तिया 15 हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, नहीं आता है। 5 दूना 10, 5 तिया 15 नहीं आता है। 6 के पहाड़े में 6 दूना 12, 6 दूना 12, ठीक। 7 के पहाड़े में नहीं आएगा, 6 दूना 12, 2 बार में अब ये आ गया तो 7 दूना 14, 8 दूना 16, ये तो संभव ही नहीं है। अब इसके बाद केवल 12 खुद बचा जो 12 के पहाड़ा में आता है, 12 का 12। तो इसी तरह से यहाँ पर इसके कितने गुणनखंड हो गए, 1 2 3 4 5 6, 12 के कितने गुणनखंड हो गए, 6 गुणनखंड हो गए। कितने, 6 गुणनखंड हो गए। कितने गुणनखंड हो गए, 6 गुणनखंड हो गए, ठीक। यही है। अब इसी तरह से यहाँ पर जैसे 12 हो गया, 18 लिख सकते हैं, 21 लिख सकते हैं, ठीक, 25 लिख सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना चाहिए, एक और स्वयं को छोड़कर कोई और अन्य संख्या उसको काट दे। जैसे कि देखिए इसमें एक भी काटा है, 4 को एक भी काटा है, और स्वयं खुद 4 भी काटा है 4 को, लेकिन अन्य संख्या कोई एक बीच में आकर 2 इसको काट दिया है ना, 2 इसको विभाजित कर दिया है। जब 2 इसको विभाजित कर दिया है तो ये कैसी संख्या हो गई, भाज्य संख्या। कोई अन्य तीसरा आ जाए, कोई अन्य तीसरा आना चाहिए, एक और खुद के सिवा कोई तीसरा आएगा तभी भाज्य होगा, तभी कटेगा तभी बटेगा, ये जान लीजिए। हाँ, केक कटेगा सब में बटेगा, ठीक है। तो ये होगा भाज्य संख्या। अब थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट बातें भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं ये दो, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पर नोट लिखेंगे, 2000 का तो बंद हो गया, 500 का लिख लेते हैं, ठीक है। नोट में हम लोग इस तरह से पहला लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे कि सबसे छोटी, पहले अभाज्य संख्या के बारे में लिख लेते हैं ना, सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है, ठीक है। अब इसके बाद लिखते हैं, अब सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कोई भी हो सकती है, अनंत तक जाती है, ठीक है। तो सबसे बड़ी के लिए मत कंफ्यूज होना, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कोई भी हो सकती है। अब सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या के बारे में देखते हैं, ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, ठीक है। अब तीसरा है जो कि आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, अरे सबसे छोटी 2 हो गई, सबसे छोटी 4 हो गई, एक कहाँ गया, एक तो सबसे छोटा। अरे भैया, एक वो संख्या है जिसको ना ही भाज्य मतलब कि कंपोजिट नंबर में रखा गया है, ना ही अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर में रखा गया है, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि एक भाज्य संख्या है या अभाज्य, आपका देना दोनों ही नहीं है, एक ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर लिख देना, एक ना ही भाज्य है, और ना ही अभाज्य है। एक ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ये तीनों टॉपिक आपके जो लिखवाए गए ये परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट बहुत है ये,
ठीक है, महत्वपूर्ण बहुत है। ये अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं आप लोगों के। तो बच्चों को फंसाने के लिए कि एक कैसी संख्या है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसको बताइए। तो इसमें बच्चे बहुत ज्यादा तक फंसते हैं। तो अब जान लीजिए, एक ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। फिर इसके बाद देखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन क्या है? 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।